हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी नंबर 9 आईबीएस की। केस स्टडी नंबर 1 to 8 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएंगी। केस स्टडी नंबर 9 आज हम इस वीडियो में सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे केस स्टडी कितनी बड़ी है, 2 पेज से ज़्यादा की होती है तो हम हमेशा उसका पहले रिक्वायर्ड पार्ट रीड करते हैं। एंड अगर केस स्टडी 2 पेज तक की होती है तो हम पहले केस स्टडी रीड करते हैं, उसके बाद उसका रिक्वायर्ड पार्ट रीड करते हैं। ओके, ये केस स्टडी हमारी 2 पेज से ज़्यादा की है तो हम पहले इसका रिक्वायर्ड पार्ट रीड करेंगे। क्या बोल रहा है दोस्तों? पहला एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। इसमें बोला हुआ है सीएफओ सेज दैट द टैक्स ऑडिटर वांट्स टू ट्रीट द लोन ऑफ ₹5 लाख टू श्याम एंड एडवांस ऑफ ₹2 लाख टू श्यामलाल एंड कंपनी एज डीम डिविडेंड। इज इट अप्रोप्रिएट? तो डीटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया दोस्तों, डीम डिविडेंड का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा हमको नहीं पता है क्योंकि हमने केस स्टडी रीड नहीं करी है। जब करेंगे तो डीम डिविडेंड से रिलेटेड पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला कि सीएफए बोल रहा है इंटरेस्ट पे टू एमएसएमई वेंडर इज अलाउड एट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड शुड बी रिपोर्टेड अकॉर्डिंगली इन द टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है कि इतना अलाउड होना चाहिए, इतना डिसअलाउड होना चाहिए। पता नहीं कितना अलाउड होगा कितना डिसअलाउड होगा, लेकिन अभी क्या पता है डीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पीजीबीपी का क्वेश्चन लग रहा है। ओके जी, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो आया वो क्या आया कि एज पर इंडियस 103 डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। नहीं पता हमको क्या होगी क्योंकि हमने देखा ही नहीं है कि कितनी डेट्स क्वेश्चन में दी हुई हैं। ओके, बट अभी क्या है कि अच्छा ये इंडियस 110 या फिर इंडियस 103 का कोई क्वेश्चन लग रहा है, देख लेंगे सॉल्व करके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला कि एनसीआई कैलकुलेट करना है एज ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है भाई, ये भी इंडियस 110 या फिर 103 का कोई क्वेश्चन होगा, देख लेंगे क्वेश्चन रीड करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने बोला कि क्या अनु के पास राइट है टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन हिज एब्सेंस। मतलब अनु कहीं जा रहा होगा तो उसको अपनी प्लेस पे एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर बिठाना होगा, तो वो क्या ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्वेश्चन हमको ये पूछ रहा है। ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, देख लेंगे कि कर सकता है या नहीं कर सकता है। पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्टर्स के चैप्टर का, अपॉइंटमेंट वाले डायरेक्टर्स के चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में 6th क्वेश्चन आया डिस्क्रिप्टिव वाला। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि तनु एंड मनु इंडेस के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको जानना है कि एक्विजिशन डेट कैसे डिटरमाइन करी जाती है, एज वेल एज कंट्रोल कैसे एसरटेन किया जाता है। मतलब ये हो गया प्योर आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन इंडेस 103 का। ठीक है, देख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आया, इसमें बोल रहा है सीएफओ बिलीव्स दैट अ लोन टू डायरेक्टर इज प्रोहिबिटेड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, बिल्कुल होता है, लेकिन क्या M&A प्राइवेट लिमिटेड एक्सटेंड कर सकती है लोन टू श्याम? भाई, लोन प्रोहिबिटेड तो होता है डायरेक्टर को देना, लेकिन क्या ये प्रोहिबिशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगी। सेक्शन 185 के बारे में बात कर रहा है कंपनीज एक्ट के। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आया। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या बोला है, सीएफए वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर एज पर इंडियस 115। लो जी, दो इंडियस इसमें इन्होंने कवर कर लिए, इंडियस 103 एज वेल एज इंडियस 115 के क्वेश्चन भी इस केस स्टडी में इन्होंने पूछ लिया। ठीक है, FR का क्वेश्चन है इंडियस 115 का। इसके बाद एक ब्रीफ नोट इनको देना है, एक्सप्लेनिंग द अकाउंटिंग ऑफ रेवेन्यू व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड। ओके, तो चलो अब हम केस स्टडी रीड करते हैं। क्वेश्चंस को देखकर हमको समझ में आया कि डीटी के क्वेश्चन है, आईडीटी के क्वेश्चंस हैं, इसमें एफआर के भी क्वेश्चन है, एज वेल एज लॉ के भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए केस स्टडी रीड करेंगे। सबसे पहले इन्होंने केस स्टडी के स्टार्टिंग में क्या बताया कि एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ होगा 2023-24 को, उसमें क्या पता चलता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, वो पैंडमिक के बाद में पैंडमिक से पहले जो उसकी ग्रोथ थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी है। ठीक है, ये बोलते हैं ऐसा हो पाया है बिकॉज ऑफ सबका साथ सबका विकास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर।
फिर इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ का शिफ्ट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में एक शिफ्ट आया एंड गवर्नमेंट अब ज़्यादा स्टिमुलेट करने लगी है एंटरप्रेन्योरशिप को। इसी तरीके के एंटरप्रेन्योरल ड्रीम्स वाले दो लोग हैं, मनु एंड तनु, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस वगैरह को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ना कोई भी किक नहीं यहाँ पर मिल रही है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन बाद में ये लोग क्या करते हैं, अपनी ना ये जॉब छोड़ करके एंड अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, M&A प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे M&A प्राइवेट लिमिटेड इनका ग्रो करना शुरू हुआ, इन्होंने श्याम को एक शेयर होल्डर और एक डायरेक्टर बना लिया अपनी कंपनी का, जिसमें श्याम 12% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करता था और तनु एंड मनु ना 44% ईच ऑफ द शेयर कैपिटल होल्ड करते थे। ओके, उसके बाद में इन्होंने अजीम को अपना CFO बनाया तनु एंड मनु को गाइड करने के लिए। ठीक है, फिर अजीम ने एक मीटिंग बुलवाई तनु एंड मनु के साथ में, जिसमें उन्होंने इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब आ जाओ दोस्तों यहाँ पर, ये जो पॉइंट्स हमारे को दिए हुए हैं ना, यही पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी तक जो भी इन्होंने बताया बिल्कुल बकवास था, उससे हमें कुछ नहीं करना था। ओके, क्या बोला इन्होंने कि श्याम डायरेक्टर का है, ठीक है, हमने पढ़ा था डायरेक्टर है, 12% ऑफ इक्विटी शेयर ये होल्ड करता है। अब तनु एंड मनु क्या चाहते हैं, ये श्याम को सपोर्ट करने के लिए 5 लाख रुपए का लोन देते हैं M&A प्राइवेट लिमिटेड से। ओके, और M&A प्राइवेट लिमिटेड के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 7.5 लाख के हैं। इसके अलावा श्याम श्यामलाल एंड कंपनी का पार्टनर भी है, जिसमें इनका PSR 30% का है। तो M&A प्राइवेट लिमिटेड श्यामलाल एंड कंपनी को भी 2 लाख रुपए का लोन देती है या एडवांस देती है टूवर्ड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। मतलब 5 लाख रुपए का जो लोन दिया वो तो इन्होंने अपने डायरेक्टर को दिया, लेकिन 2 लाख रुपए का एडवांस जो श्यामलाल एंड कंपनी को दिया, जिसमें इनका डायरेक्टर पार्टनर है, वो एडवांस इन्होंने मटेरियल को परचेज करने के लिए दिया है। तो ये जो 2 लाख रुपए का एडवांस श्यामलाल एंड कंपनी को दिया गया है, ये बिजनेस के नेचर का एडवांस हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये जो 5 लाख रुपए का लोन श्याम को दिया गया है ना, इसको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। ओके, इसके बाद पैरा बी में उन्होंने बोला कि कंपनी ने परचेज करे हैं कुछ गुड्स फ्रॉम एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर MSMED एक्ट 2006। CFO ऑफ द कंपनी ने प्रोवाइड कराई इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेड पेबल टू MSME नॉट ड्यू 7 लाख के, जिसमें से 3 लाख डिस्प्यूटेड है। 1 साल से कम के लिए जो ड्यू है वो 12 लाख के ट्रेड पेबल है, जिसमें से 2 लाख डिस्प्यूटेड है। 1 से 2 साल के बीच में जो ड्यू पड़े हुए हैं वो 3 लाख रुपए के अमाउंट है, जो कि डिस्प्यूटेड है। मोर देन 2 ईयर्स का कोई भी ड्यू अमाउंट नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इंटरेस्ट पे करी 2.5 लाख रुपए की इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द MSMED एक्ट 2006 and 1.5 lakh were paid beyond the appointed day and interest due of 10,000 was not paid। अब इसमें से जो ये 2.5 लाख रुपए की इंटरेस्ट इन्होंने पे करी है MSME को अंडर सेक्शन 16 ऑफ MSMED एक्ट 2006, ये हो जाती है इनकम टैक्स एक्ट में डिसअलाउड। क्यों हो जाती है? क्योंकि MSMED एक्ट का ही सेक्शन 23 क्या बोलता है कि हमारे एक्ट के सेक्शन 16 में अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे करी है ना, तो वो इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाएगी। ओके, तो ये 2.5 लाख की इंटरेस्ट है, ये हो जाएगी इनकी डिसअलाउड। ओके, बाकी सब अलाउड हो जाएगा? हाँ जी, बाकी सब अलाउड हो जाएगा। इसके बाद पैरा नंबर C में आते हैं, इन्होंने क्या बोला, M&A प्राइवेट लिमिटेड ने एक दूसरी कंपनी PNT प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर को एक्वायर किया ऑन। ओके, इसके लिए नेगोशिएशन स्टार्ट हुए 1 जनवरी 2023 को एंड एग्रीमेंट इसका बना है 1 मार्च 2023 को। ठीक है, नेगोशिएशन कब स्टार्ट हुए? 1 जनवरी 23 को। एग्रीमेंट कब बना इसका? 1 मार्च 2023 को। लेकिन जो कंट्रोल एक्वायर किया गया, इन्होंने कंट्रोल एक्वायर किया 1 मार्च 2023 को, और जो एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट में एक्विजिशन इफेक्टिव माना जा रहा है 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, एंड जो फाइनल सेटलमेंट हुआ है कंसिडरेशन का, वो किया जा रहा है 1 मई 2023 को। तो इस केस में डेट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट होगी दोस्तों? डेट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि कंट्रोल किस डेट पे ट्रांसफ़र हुआ है।
ओके। इस एग्जाम्पल में इन्होंने क्या बोला कि एम&टी प्राइवेट लिमिटेड ने ऑब्टेन किया कंट्रोल पी&टी के ऊपर ऑन 1 मार्च 2023। तो इसीलिए हम डेट ऑफ एक्विजिशन भी क्या मानेंगे, 1 मार्च 2023 मानेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एग्रीमेंट में क्या लिख रहा है कि एक्विजिशन कब से इफेक्टिव है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल कब ट्रांसफर हुआ है उसी डेट को हम डेट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करते हैं। ओके। इसके बाद फोर्थ पैरा में इन्होंने क्या बोला है, एम&ए प्राइवेट लिमिटेड होल्ड करता है 70% ऑफ इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सेज लिमिटेड एंड 45% ऑफ इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक्विजिशन की डेट इन्होंने बोली 31 दिसंबर 2023 की। इशूड एंड पेड अप इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सेज लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को है 15 करोड़ और 5 करोड़ रुपए के। बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आ रहा है 31 मार्च 24 को 25 करोड़ रुपए का। ठीक है। बुक वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी सेम है एज फेयर वैल्यू, लेकिन पीपीई का अमाउंट सेम नहीं है। पीपीई की कैरिंग वैल्यू आ रही है 3 करोड़ की, लेकिन फेयर वैल्यू आ रही थी 6.20 करोड़ की एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू के रिस्पेक्ट में सेज लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं हुआ है। ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने ना हमसे एक क्वेश्चन पूछा था एनसीआई कैलकुलेट करने वाला। ठीक है, इधर आ जाओ। क्या पूछा था इन्होंने कि एनसीआई कैलकुलेट करके बताओ सेज लिमिटेड की एज ऑन 31 मार्च 23। सबसे पहले तो इसको काट दो, ये 23 नहीं है, ये 24 है, क्योंकि इन्होंने एक्विजिशन ही कब किया था, 31 दिसंबर 23 को। ओके, तो हम 31 मार्च 23 का एनसीआई तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। एनसीआई कब का कैलकुलेट होगा, 24 का कैलकुलेट होगा। ओके, अब आ जाते हैं हम एनसीआई कैलकुलेट करने की तरफ। इन्होंने क्या बोला, 15 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल है 31 मार्च 23 की एंड 5 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 31 मार्च 23 को। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में एम&ए प्राइवेट लिमिटेड 70% ऑफ द इक्विटी होल्ड करता है एंड प्रेफरेंस शेयर्स में ये लोग 45% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। यानी एनसीआई कितना परसेंटेज ऑफ इक्विटी होल्ड करता है, 30% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करता है एंड 55% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड करता है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, एनसीआई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एनसीआई कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे एनसीआई हमें इनको कैलकुलेट करके देना है एज एट 31 मार्च 2024। इस एनसीआई को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम नेट असेट्स कैलकुलेट करेंगे एज एट 31 दिसंबर 23। उसके बेसिस पर हम एनसीआई कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर 23 का एंड फिर हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऐड करके एनसीआई एज एट 31 मार्च 24 कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेट असेट्स कैलकुलेट करने हमने लिया यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल 31 मार्च 23 का इन्होंने बताया हुआ है 15 करोड़ का एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 31 मार्च 23 का 5 करोड़ का बताया है। हम ये अज्यूम करके यहाँ पर चल रहे हैं कि इस पेड अप शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, जो 31 मार्च 23 को था वही 31 दिसंबर 23 और 31 मार्च 24 को है। तो 15 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। पेड अप शेयर कैपिटल हमारे को दिया है 5 करोड़ का इन्होंने। ओके, उसके बाद हमारा आया प्रॉफिट प्री एक्विजिशन वाला। ओके, इन्होंने प्रॉफिट कितना दिया है यहाँ पर, 31 मार्च 24 का प्रॉफिट इन्होंने दिया हुआ है 25 करोड़ का। ऑलराइट, यानी कि 25 करोड़ का जो प्रॉफिट है इसमें से प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमको अलग अलग निकालना पड़ता है। ओके, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, 25 करोड़ इंटू 9 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, क्योंकि एक्विजिशन हमने किया था 31 दिसंबर को। एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आएगा 25 करोड़ इंटू 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। 3 मंथ्स कैसे, जनवरी फरवरी एंड मार्च का जो प्रॉफिट होगा वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में चला जाएगा। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा कितना कैलकुलेट हुआ है, 18.75 करोड़ का एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आया 6.25 करोड़ का।
ठीक है। अब ये जो 18.75 करोड़ का प्रॉफिट है प्री एक्विजिशन वाला, इसको हम अपने नेट एसेट एज एट 31 दिसंबर 23 में ऐड कर देंगे, 8.75 करोड़। इसके अलावा जो हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया पीपीई की कॉस्ट पे, 3 करोड़ की इनकी कैरिंग अमाउंट थी, लेकिन हमने डेट ऑफ एक्विजिशन पर फेयर वैल्यू मानी थी 6.20 करोड़ की, ठीक है। यानी 3.20 करोड़ से हमने फेयर वैल्यू ज़्यादा मानी थी डेट ऑफ एक्विजिशन पर। ओके, सो इसके हिसाब से अब हमारा नेट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन होंगे, वो कितनी आएंगी दोस्तों, 15 करोड़ प्लस 5 करोड़ प्लस 18.75 करोड़ प्लस 3.20 करोड़, तो ये आपका आएगा, हाँ, तो 15 करोड़, 5 करोड़, 18.75 करोड़ एंड 3.20 करोड़ सबको हमने ऐड कर दिया, तो हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन नेट असेट्स हमारी कितनी आएंगी, 41.95 करोड़ की, ठीक है। अब इसमें से एनसीआई का शेयर कितना निकलेगा दोस्तों, एनसीआई के पास इक्विटी शेयर कैपिटल में से 30% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड प्रेफरेंस शेयर्स में से 55% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एनसीआई के पास है। प्रॉफिट जो निकला है 18.75 करोड़ का प्री एक्विजिशन का, ये इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को मिलता है, इसीलिए इसमें से एनसीआई वालों को 30% ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा। और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो निकाला था 3.20 करोड़ का, उसमें भी एनसीआई को 30% ऑफ द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट चला जाएगा, ठीक है। तो कितना कैलकुलेट हुआ दोस्तों, 4.5 करोड़ के हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल एनसीआई के पास गई, 2.75 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गई, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से 5.625 करोड़ का प्रॉफिट एनसीआई के पास चला गया एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में से 0.96 करोड़ एनसीआई को मिल गया। इसके अकॉर्डिंग हमारा एनसीआई एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना कैलकुलेट होकर के आएगा, 13.835 करोड़, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड कर देंगे, उसके बाद में हम एनसीआई एज एट 31 मार्च 24 कैलकुलेट करेंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा कितना था, 6.25 करोड़ का था, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा था 6.25 करोड़ का। इस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 3 महीने के लिए, उस डेप्रिसिएशन को हमको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट था 3.20 करोड़ का, डेप्रिसिएशन का रेट कितना, क्वेश्चन में गिवन नहीं है डेप्रिसिएशन का रेट, हमने अज्यूम किया है डेप्रिसिएशन का रेट 12.5%। कैसे अज्यूम किया है, क्योंकि दोस्तों इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है ना, उसमें उन्होंने भी 12.5% का ही रेट अज्यूम किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया 12.5% का रेट, 3 महीने के लिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ओके। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा दोस्तों, 0.10 करोड़। इसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से लेस करने के बाद हमारे जो एडजस्टेड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकल के आएगा, वो आ जाएगा आपका 6.15 करोड़ का। इस 6.15 करोड़ में से 70% जो है ये तो होल्डिंग के पास चला जाएगा एंड ये कॉन्सोलिडेटेड P&L में शो हो जाएगा, एंड जो रिमेनिंग 30% है ये एनसीआई को मिल जाता है, ठीक है। 30% कितना आया दोस्तों, 1.845 करोड़, ओके। सो एनसीआई की ओपनिंग जो थी हमारी एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो थी 13.835 करोड़ की। इसमें हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड होने के बाद में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा ऐड हो गया 1.845 करोड़ का। इसके बाद जो हमारी क्लोजिंग एनसीआई कैलकुलेट होगी, वो आ जाएगी आपकी 15.68 करोड़, ओके। सो हम लोग थे अपने डी पैरा पर, डी पैरा में हमने एनसीआई कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं ई पैरा की तरफ। ई पैरा में इन्होंने क्या बोला हुआ है कि अनु है जो कि एक डायरेक्टर है M&A प्राइवेट लिमिटेड का, वो वर्ल्ड टूर पे जा रहा है 5 महीने के लिए। उसके एब्सेंस में वो चाहता है उसका फ्रेंड कुमार एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन जाए कंपनी का। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी के, वो भी अलाउ करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऑल्टरनेट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को करने की पावर बोर्ड को दी जाती है। सेक्शन 161 होता है हमारी कंपनीज एक्ट का, जो कि क्या बोलता है कि अगर कोई डायरेक्टर इंडिया के बाहर जा रहा होता है 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए,
तो ऐसे केस में बोर्ड के पास पावर होती है कि वो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ओके। अब अनु जो है ये वर्ल्ड टूर पे जा रहा है 5 महीने के लिए, यानी 3 महीने से ज़्यादा के पीरियड के लिए। तो अनु के बदले किसी और पर्सन को ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन ये पावर किसके पास है? बोर्ड के पास है। कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर खुद से अपने बिहाफ पे किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकता। ओके। एफ पैरा पर आते हैं। पैरा नंबर एफ में उन्होंने क्या बोला? M&A प्राइवेट लिमिटेड एंटर कर रही है एक 7 ईयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के साथ पे विद अ कस्टमर MP लिमिटेड फॉर एन अमाउंट ऑफ 21 लाख 3 लाख पर ईयर। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 1 साल का कितना है? 3 लाख पर ईयर ही है। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया ना, एट द बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर, मतलब 7th ईयर एंड नहीं हुआ था, लास्ट ईयर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का चल रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ कि इन दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर लिया एंड 7th ईयर की जो फीस थी ना उसको 2.70 लाख कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट को अगले 7 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया फॉर ₹16.80 लाख, यानी कि 2.40 लाख पर ईयर। जबकि जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस था मॉडिफिकेशन के टाइम पर वो 2.10 लाख था। ओके। सो इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, अकाउंटिंग कैसे होगी मॉडिफिकेशन की? M&A प्राइवेट लिमिटेड को 7th ईयर में 2.70 लाख रुपीस मिलेंगे। फिर 7th ईयर के बाद जो अगले 7 ईयर्स हैं उसमें इनको कम्युलेटिवली 6.80 लाख रुपीस मिलेंगे। ओके। यानी कि पूरे 8 ईयर्स के लिए M&A प्राइवेट लिमिटेड को 19.50 लाख रिसीव होंगे। इन 19.50 लाख को M&A प्राइवेट लिमिटेड को 8 सालों तक रिकॉग्नाइज करना है। तो पर ईयर कितने रिकॉग्निशन करेंगे? 19.50 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स, यानी कि 1 साल में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा 2.4375 लाख रुपीस का। अब न्यू एग्रीमेंट इन्होंने कितने पर किया? 2.40 लाख रुपीस पर ईयर पे, जबकि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितना था? 2.10 लाख रुपीस पर ईयर। इसका मतलब कि जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस हमने रखा हुआ है ना, ये हमारे प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस की वजह से अफेक्ट हुआ है। ओके। अगर इसका प्राइस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बराबर ही होता तो हम इस 7 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान करके अलग से इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस इन्होंने डिटरमाइन किया वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बराबर नहीं है, यानी कि इसका प्राइस अफेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा ऑलरेडी हो रखा था उस वाले बायर के साथ में। इसीलिए इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट का ही एक मॉडिफिकेशन कंसीडर करते हुए क्या करेंगे कि इकट्ठा 19.50 लाख रुपीस को 8 साल तक हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में भी इन्होंने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसका हम आंसर देखेंगे अभी, तो हमको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने MCQ की तरफ। MCQ में इन्होंने क्या बोला था? फर्स्ट MCQ में इन्होंने बोला कि टैक्स ऑडिटर वांट्स टू ट्रीट द लोन ऑफ 5 लाख टू श्याम एंड एडवांस ऑफ 2 लाख टू श्यामलाल एंड कंपनी एज डीम्ड डिविडेंड। मतलब 5 लाख का जो लोन श्याम को दिया है और 2 लाख का एडवांस जो श्यामलाल एंड कंपनी को दिया है, उन दोनों ही अमाउंट को ये डीम्ड डिविडेंड मान रहे हैं। हमने क्या बोला था कि नहीं, 5 लाख का अमाउंट तो डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा, लेकिन 2 लाख का जो श्यामलाल एंड कंपनी को एडवांस दिया गया है ये बिजनेस के एडवांस के नेचर का है, इसलिए इसको हम डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जिसमें इन्होंने बोला कि लोन विल बी टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड, लेकिन एडवांस जो श्यामलाल एंड कंपनी को दिया वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा क्योंकि ये एक बिजनेस एडवांस है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला? CFO स्टेट्स दैट द इंटरेस्ट पेड टू MSME वेंडर्स इज अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड शुड बी रिपोर्टेड अकॉर्डिंगली इन द टैक्स रिटर्न्स। ऑप्शंस में इन्होंने क्या बोला कि 2.60 लाख की इंटरेस्ट डिडक्टेबल होगी क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है। हमने ऊपर क्या बोला था दोस्तों? हमने कहा था कि 2.50 लाख रुपीस की जो इंटरेस्ट है ये डिसअलाउड हो जाएगी। हाँ, 10,000 वाली जो इंटरेस्ट है ये अलाउड हो जाएगी। ओके। लेकिन ये 2.50 लाख वाली जो इंटरेस्ट है ये डिसअलाउड होगी अंडर सेक्शन 23 ऑफ द MSMED एक्ट। ओके। ऑप्शंस में इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड में इन्होंने क्या बोला? इंटरेस्ट 1.95 लाख की डिडक्टेबल होगी क्योंकि 75% ऑफ द इंटरेस्ट पेड टू MSME
वेंडर्स विल बी अलाउड एज रिडक्शन, पता नहीं क्या बोल रहे हैं पर गलत बोल रहे हैं। सी में क्या बोला इन्होंने, इंटरेस्ट ऑफ 2.50 लाख पेड टू एमएसएमई वेंडर विल नॉट बी अलाउड एज रिडक्शन फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, क्योंकि एमएसएमईडी एक्ट इस डिडक्शन को प्रोहिबिट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, इन्होंने बोला डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट करी हुई है। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 मार्च 23 थी, ठीक है, तो 1 मार्च 23, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद इन्होंने फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा था, एनसीआई कैलकुलेट करो। एनसीआई हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, कितना आया था 15.68 करोड़, एंड ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने दिया हुआ है 15.68 करोड़, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन फिफ्थ में इन्होंने क्या बोला कि क्या अनु के पास राइट है ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। हमने कहा नहीं भाई, अनु के पास राइट नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास राइट है ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। ऑप्शंस में इन्होंने क्या बोला, क्लेम मेड बाय अनु टू अपॉइंट कुमार एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज वैलिड एज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट। तो ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि अनु अपॉइंट नहीं कर सकता, बोर्ड अपॉइंट करेगा। Claim made by Anu to appoint Kumar as alternate director is not valid, as the authority to appoint alternate director vests with the board of directors and that too subject to articles of association। बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद इन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछा था कि डेट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटरमाइन करी जाती है, वो इनको समझाना है, एंड कंट्रोल को कैसे असर्टेन किया जाता है वो इनको समझाना है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटरमाइन करी जाती है दोस्तों, जब भी कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है उस डेट को हम मान लेते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। एंड कंट्रोल कब ट्रांसफ़र किया हुआ मानते हैं, अगर जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टी के प्रॉफिट्स में या रिटर्न्स में से रिटर्न्स मिलने का राइट आ जाता है, तो हम बोल देते हैं कि ठीक है, इसको कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया। और तो और उसके पास ना कि रिटर्न्स को अफेक्ट करने का पावर भी होती है, तो भी हम मान लेते हैं कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया। यानी दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया, वही पूरा थ्योरेटिकल आंसर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि आपने अपने इंडियस 103 में भी पढ़ा होगा। इन्होंने सबसे पहले बताया कि एक्विजिशन डेट कैसे निकाली जाती है, कि जब भी कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है उस डेट को हम डेट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं। कंट्रोल ट्रांसफर किया हुआ कब मानते हैं, जनरली जब असेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाती हैं एक्वायरी की, उस डेट को हम डेट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई और डेट लिखी हुई है एज द डेट जिस पे कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, तो उस डेट को हम डेट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। इसके बाद इन्होंने बोला कि कंट्रोल को कैसे असरटेन किया जाता है, तो उसके लिए इन्होंने 3 कंडीशंस प्रोवाइड कराई, कि सबसे पहली बात तो इन्वेस्टर की पावर होनी चाहिए इन्वेस्टी के ऊपर, दूसरा इन्वेस्टर का ना राइट होना चाहिए टू द वेरिएबल रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टी, एंड इन्वेस्टर जो है वो अपनी एबिलिटी या पावर को यूज़ करके इन्वेस्टी के रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकता है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम मान लेंगे कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आया, थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन था ये काफ़ी ज़्यादा, आप इसको आराम से अपने एफआर के नोट्स में से देख करके लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या बोला था कि श्याम को इन्होंने जो लोन दिया था 5 लाख रुपए का, क्या वो लोन कंपनीज एक्ट में प्रोहिबिटेड होता है क्या, क्योंकि श्याम क्या था, इनका डायरेक्टर था। अब दोस्तों इसके रिस्पेक्ट में कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन आती है, सेक्शन 185, जो कि क्या बोलती है कि डायरेक्टर्स को अगर आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो वो प्रोहिबिटेड है। आप डायरेक्टर को लोन गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है ना, तो वो अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है। क्या 3 कंडीशन प्राइवेट कंपनी को सेटिस्फाई करनी होती है, पहला तो उसका कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, दूसरा कि उसकी जो बोरोइंग है वो ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल या 50 करोड़ रुपए विच एवर इज लोअर को एग्जीड नहीं करनी होनी चाहिए,
यानी कि ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल, या 50 करोड़, इनमें से जो भी कम होना उससे कम ही रहनी चाहिए उसकी बोरोइंग, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या, कि जो भी उसकी बोरोइंग है उसका रीपेमेंट में उसने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाई कर देती है तो वो अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें M&A प्राइवेट लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, या उसने कितनी बोरोइंग रेज ऑलरेडी करी हुई है, उसने रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया या नहीं किया, इसके रिस्पेक्ट में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो हम अजम्पशन ले सकते हैं कि M&A प्राइवेट लिमिटेड इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है एंड इसीलिए वो अपना जो डायरेक्टर है श्याम उसको लोन प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, अभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया ना दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया। पहला आंसर जो इन्होंने दिया वो क्या दिया कि सेक्शन 185 होता है जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कंपनी के ऊपर डायरेक्टर्स को लोन देने को, लेकिन एक एग्जाम्पशन क्या है इसका, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर सेक्शन 185 नहीं अप्लाई होती है अगर प्राइवेट कंपनी इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देती है। फिर इन्होंने ये अजम्पशन ले लिया कि अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं कि M&A ने ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, इसीलिए M&A लोन दे सकता है श्याम को। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में इन्होंने ना एक ऑल्टरनेट आंसर प्रोवाइड किया जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेसिर पैर का आंसर है। क्या बोल रहे हैं, जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई होती है डायरेक्टर को लोन देने के लिए, मतलब कंपनीज अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती हैं, लेकिन एक कंपनी लोन दे सकती है या गारंटी प्रोवाइड करा सकती है या सिक्योरिटी दे सकती है एक ऐसे पर्सन को जिसमें उसकी कंपनी का डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। कैसे पर्सन को, इन वाले 3 कैटेगरी के पर्सन को, मतलब इन 3 पर्सन को एक कंपनी लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी दे सकती है। ठीक है, कौन कौन से 3 पर्सन है दोस्तों, पहला इन्होंने बोला कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मेंबर है, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को एक कंपनी लोन दे सकती है, लोन गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकती है। दूसरा इन्होंने बोला कि कोई एक बॉडी कॉरपोरेट है जिसमें हमारी कंपनी का एक डायरेक्टर या एक से ज़्यादा डायरेक्टर 25% या उससे ज़्यादा के वोटिंग राइट होल्ड करते हैं, तो ऐसी बॉडी कॉरपोरेट को भी हमारी कंपनी लोन गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। तीसरा इन्होंने कहा कि कोई ऐसी बॉडी कॉरपोरेट है जिसका बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर हमारी कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर या डायरेक्टर्स के इशारों पे नाचते हैं, तो ऐसी बॉडी कॉरपोरेट को भी हम लोन गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो इन्होंने एक्ट की बातें लिखी थी, वो सब तो ठीक था। इन्होंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि क्योंकि श्याम जो है वो M&A प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, M&A प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, तो इसीलिए M&A प्राइवेट लिमिटेड श्याम को लोन दे सकती है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, सपोज मैंने और आपने मिलके एक कंपनी खोली अपना तेरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें एक डायरेक्टर हो गई मैं और एक डायरेक्टर हो गए आप। अब अपना तेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आपको 10 करोड़ रुपए का सपोज लोन दिया। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि आप क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हो, कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अपना तेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हो, इसीलिए अपना तेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। भैया यहाँ पे लिखा हुआ है किसी ऐसे पर्सन को लोन प्रोवाइड कराना जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर को लोन देने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है ऐसे पर्सन को लोन देना। यानी कि अगर आप किसी एक दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर होते, सपोज कि आप और आपके 2 फ्रेंड्स और आप लोग एक और कंपनी में डायरेक्टर हो जिस कंपनी का नाम है तू मैं प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब अगर अपना तेरी प्राइवेट लिमिटेड तू मैं प्राइवेट लिमिटेड को लोन प्रोवाइड करा रही है तो वो करा सकती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अपना तेरी प्राइवेट लिमिटेड आपको लोन प्रोवाइड नहीं करा सकती अगर वो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो।
समझे। अगर इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर। लेकिन अगर इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तब हम इन वाली कंडीशंस पर जंप करते हैं। एंड जब हम यहाँ जंप करते हैं ना तो भी यहाँ पे सिर्फ अलाउ उन लोगों को लोन देना किया हुआ है जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर को लोन देना अलाउ नहीं किया हुआ। ओके तो ये जो कंक्लूजन ड्रॉ किया आईसीआई ने, मुझे नहीं पता इन्होंने किस तरीके से इस कंक्लूजन को ड्रॉ किया है, बट ये ऑल्टरनेट आंसर एकदम गलत है। आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना। आप चाहो तो एक बार रीड करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या बोला कि एट द एंड ऑफ 7th ईयर इंडियस 115 के हिसाब से किस तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था। क्या हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि 7th ईयर के लिए 2.70 लाख का रेवेन्यू मिल रहा है एंड उसके बाद अगले 7 सालों के लिए और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया 6.80 लाख का। तो इनको टोटल 8 सालों के लिए 19.50 लाख का रेवेन्यू बुक करना है। इसको अगर हम पर एनम बेसिस पर कैलकुलेट करें तो 19.50 लाख डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स हमने किया तो 2.437 लाख पर एनम का रेवेन्यू इनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7th ईयर के एंड में ये लोग कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे 2.4375 लाख का। आंसर चेक कर लेते हैं। क्या बोला इन्होंने कि 2.4375 लाख रुपीस पर एनम का ये लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा, ये जो मॉडिफिकेशन को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो प्राइस है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से अलग आ रहा है। ओके इसके बाद इन्होंने बोला कि किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाती है रेवेन्यू की जब भी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई किया जाता है। तो इन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन किस तरीके से होता है, 2 कारणों की वजह से होता है, या तो स्कोप को चेंज किया जा रहा है या कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को चेंज किया जा रहा है। उसके बाद ये बोलते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तब मानते हैं जब उसका स्कोप इंक्रीज हो रहा हो और उसी के साथ साथ उसके जो प्राइस में इंक्रीज आया है ना वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जितना ही इंक्रीज आया है। लेकिन अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जितना प्राइस में चेंज नहीं आया होता है तो उसको हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं। ऐसे केस में कम्युलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट के थ्रू हम इस मॉडिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके सो ये हो जाती है आपकी पूरी केस स्टडी फिनिश। यहाँ पे इसको आपको करना है अच्छे से रीड। कोई डाउट आए तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, या चाहो तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके सो यस दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। दिस इज सीए हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।